मिथुन लगन चंद्रमा नवम भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन में चंद्रदेव के फलों की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं मिथुन लगन वालों को अगर चंद्रमा 9वें स्थान में हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। पहली बात जो प्रायकर सब पाठों में हमने बताया, आपकी राशि कुंभ हो गई और कुंभ राशि वालों का या मकर राशि वालों का दोनों ही शनिदेव की राशियां हैं। यहां पे जब चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो आपकी फेस कटिंग बड़ी खूबसूरत होती है। चाहे सर के ऊपर बाल भी घने मोटे काले इस टाइप के होते, ये बातें पुस्तकों में नहीं है, ये अभ्यास के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। पुस्तकों में यह है कि जिसका भी चंद्रमा 9वें स्थान में हो वो इंसान बहुत भाग्यशाली होता है। जिस भी काम में हाथ डालता है शुरू से ही सफलता उसको मिलते जाती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और शुभ काम करने वाला, अपनों का और अपने साथ रहने वालों का भला करने वाला, इस तरह के फल। अगर भावाश्रय फल की बात करें तो उसमें बताए जाते हैं। और अगर धनेश आपके 9वें स्थान में विराजमान हो तो भी कुछ इसी तरह के फल आते। धनवान होगा, चतुर होगा, बाल्यावस्था में कुछ रोग हो सकता है लेकिन उसके बाद में सदा सुखी रहता है, धार्मिक होता है, धनी होता है और भाग्य से या प्रारब्ध से ही कुछ ऐसा योग होता है जिसकी वजह से ऐसा जातक जिस भी काम में या जहां पैदा होता है वहां माता पिता के काम में उत्तरोत्तर उन्नति का प्रावधान या प्रारब्ध लेके ऐसा जातक पैदा होता है। ऐसे फल हम लोगों को पुस्तकों में मिलते हैं। चाहे आप फल दीपिका ले लो, होरा पाराशर ले लो, उस सब में ये सब बताए गए। लेकिन क्या इसी तरह के फल सबको मिलते हैं? ऐसी बहुत सी बातें जिसको आप अभ्यास के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन एक चीज हम बोल सकते हैं कि जातक भाग्यशाली तो होता है, लेकिन उसका भाग्य किस क्षेत्र में काम करेगा यह बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपके अपने संस्कार, आपका अपना व्यवहार, आपके अपने कर्म और बाकी ग्रहों की युतियां या दृष्टियां। क्योंकि मिथुन लगन और उसके बाद में चंद्र राशि के अनुसार कुंभ लगन, दोनों का ही फलादेश आपको अपनी कुंडली में जब जानना हो तो देखना पड़ेगा। अति आत्मविश्वास भी खराब होता है और बहुत ज्यादा माइनस सिम्टम्स भी खराब होता है। तो किसी भी पाठ को सुनने से ज्यादा अति आत्मविश्वास भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। उसका कारण है, हम लोगों को चर्चा करने के लिए एक एक ग्रह से ही कनेक्टेड हम लोग बात कर सकते हैं। सब ग्रहों को सम्मिलित करके अनेक पुस्तकें जब बनाई गई है तो 15, 20, 25, 30 मिनट का वीडियो में सबका फल नहीं बताया जा सकता, यह संभव भी नहीं है। लेकिन बताने के पर्पज और बताने का तरीका किस तरह से आपको समझ में आता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम हर पाठ में, बहुत से पाठों में हमने बताया है कि आपको किसी भी ग्रह का फल वो कहाँ बैठा है, कितने अंशों पे बैठा है, कौन से नवमांश में बैठा है, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको उस भाव के कारकत्व को जानना जरूरी है। और उसके बाद में वहां पे कौन से नक्षत्र आएंगे राशि के अनुसार, उन नक्षत्रों को जानना जरूरी है। और फिर उस ग्रह, जो ग्रह वहां बैठा है, जिसका प्लेसमेंट वहां हुआ है, उस ग्रह के कारकत्व क्या है, वो सब चीजों को अगर आपने गहन अध्ययन कर लिया और उसके बारे में पूरी तरह जानकारी कर ली तो फलादेश के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन कहने के पहले
आपको उसका वर्तमान समय किस तरह का चाल चलन है, जातक का किस तरह का वो कर्म कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो सब जानना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि स्थान काल परिस्थिति ज्योतिष में प्रस्तावना में ही बताई गई है कि हर जातक को एक ही ग्रह सेम अंशों पे सबको समान फल नहीं मिलता है। कुंभ राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। जातक पराक्रमी हो सकता है, अपने पराक्रम के द्वारा भाग्य की उन्नति कर सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है अग्रेशन के ऊपर कि किस तरह का अग्रेशन ऐसे इंसान के अंदर होता है। लेकिन ऐसा इंसान बिना थके अपने काम में निरंतर लगा रह सकता है अगर धनिष्ठा नक्षत्र में है तो। उसके बाद में शतभिषा नक्षत्र में राहु, जिसका स्वामित्व राहु देव को है, और अगर शतभिषा नक्षत्र में चंद्रदेव है तो राहु देव का प्लेसमेंट तो आपको देखना ही देखना है। उसके अलावा आपको यह देखना है, चाहे आपके बच्चे की हो, चाहे आपकी खुद की हो, चाहे आपके किसी परिवार के सदस्य की हो, जब भी आप फलादेश करने के लिए बैठे तो उसके बारे में यह पता कीजिए कि वो यथार्थ में जीता है या कल्पनाओं में। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बना हुआ रहता है या बहुत ज्यादा माइनस थिंकिंग में रहता है। ये दोनों चीजें हो सकती है। यहां पे वर्तमान में राहु देव का इफेक्ट हम लोगों के कर्मों की वजह से समझ लीजिए, चाहे नेचुरलिटी का अपना एक नियम है उसके अनुसार समझ लीजिए, कुछ विशेष है। शतभिषा नक्षत्र अपने आप में बहुत कुछ है, और यहां पे जब चंद्रदेव बैठते हैं तो कुछ ऐसे रहस्य से संबंधित ज्ञान या उससे संबंधित कुछ आत्मविश्वास आपको पैदा करते हैं। कुछ अलग सोचते हैं, लीक से हटके सोचते हैं। लेकिन कैसे सोचते हैं? माइनस थिंकिंग में सोचते हैं या प्लस में सोचते हैं? यह जातक के आसपास रहने वाले इंसान ही बता सकते हैं। चंद्रमा यहां पे अगर पाप प्रभाव में है तो शतभिषा नक्षत्र में बहुत खराब फल प्राप्त हो सकता है। अगर शुभ प्रभाव में है तो यहां पे कंट्रोल कर सकता है, और वही शतभिषा नक्षत्र आपको फर्श से अर्श पे लेके जा सकता है। ऐसा इंसान बहुत उन्नति करता है। फिर उसके बाद में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। गुरुदेव के नक्षत्र में अगर चंद्रदेव विराजमान होते, हम लोग निसंकोच बोल सकते हैं कि जातक किसी का अहित नहीं करेगा, सबका भला करने का सोचेगा। बाकी ग्रह बताएंगे उसको फल रिटर्न में कैसा मिलेगा, वो बाद की बातें हैं। लेकिन ऐसा इंसान चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्यों? उसका मन कुछ इसी टाइप का भगवान ने बना के पृथ्वी पे भेजा है कि वो बुरा अगर करने भी जाएगा तो रुक जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा पाप प्रभाव में है और संगति कुछ विशेष अच्छी नहीं है, या कुछ ऐसे ही संस्कारों में फलित या पोषित हुआ है बच्चा, तब कुछ अलग मैटर हो जाता है। क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके अपने वर्तमान कर्म और किस तरह की दिनचर्या में आप जी रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप जी रहे हैं, उसके ऊपर चंद्रदेव और बुध देव का फल बहुत डिपेंड करता है। अच्छे ग्रह बहुत बार हम लोग अपने कर्मों से या कामों से उसको गलत बना देते हैं, और जब उस चीज का पता चलता है तब तक समय बहुत निकल चुका होता है। हालांकि कोई भी अच्छा ग्रह या प्रारब्ध के भोग, जब समय अच्छा आता है, दशा महादशा अच्छी आती है, तो आपको इंडिकेशन जरूर मिलता है कि आप अगर गलत रास्ते में हैं तो आप संभल जाओ, आप अपनी लाइन चेंज करो, और अगर सही रास्ते में है
तो आपको और ज्यादा सही बनाते हैं। ग्रह की रश्मियां, ग्रह की पावर किसी को भी खराब इफेक्ट नहीं देती है। खराब इफेक्ट हम लोगों के अपने कर्म है, जिसकी वजह से वो चीजें डेवलप शरीर में होती नहीं है कि उस ग्रह की रश्मि को अच्छी तरह से उस स्लॉट में प्राप्त कर सके, जो स्लॉट का निर्माण प्रारब्ध के द्वारा हमारे शरीर में हुआ है। फिर हम लोग एक्सटर्नल यूज में जाते हैं, कोई स्टोन पहनने में जाता है, कोई उपाय में जाता है, जैसा जिसका भाग्य प्रारब्ध के द्वारा बन गया और कुछ वर्तमान कर्मों का ऐड होके, और हम लोग उसी टाइप के आदमियों से फिर टकराते हैं। और ऐसा हजारों साल का हम लोगों का जीवन नहीं है कि सबके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते जाएं कि कौन सही है और कौन गलत है। हमारा मानना यह है कि सब सही है, बशर्ते आप कितने सही है। आप अगर खुद अपने कर्मों में अच्छे हैं, खुद अपने चरित्र में अच्छे हैं, खुद अपने संस्कारों में अच्छे हैं, तो आपके आसपास चंद्रदेव की वजह से कुछ ऐसा एरो का निर्माण हो जाता है कि गलत आदमी आपके एरो में आते ही आपको फीलिंग होता है कि हमको इनसे कोई विशेष रिलेशन नहीं रखना है। ठीक है, आप दुश्मनी नहीं रखते हैं किसी से भी, क्योंकि जिसका चंद्रमा नवम स्थान में होता है वो किसी का दुश्मन नहीं होता है। और भाग्यशाली होता है ऐसा इंसान, बहुत से कामों में, बहुत से धार्मिक कार्यों में, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी श्रेणी का योग बनाता है। बात करें नवमांश की, कोई भी ग्रह कुंभ राशि में 3.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो धनु के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक कुंभ के ही नवमांश में रहेगा। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। और प्रायकर बहुत से पाठों में हमने बताया है कि वर्गोत्तमी ग्रह चाहे शत्रु क्षेत्री हो, चाहे मित्र क्षेत्री हो, चाहे उच्च का हो, चाहे नीच का हो, प्रायकर अच्छे फल प्राप्त करवाता है। उसके बाद में 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में और 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में। विषम राशि है, प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था। ये सब पाठ जो भी आपको फलित पाठ की श्रेणी में जो चल रहे हैं, उन पाठों को सुनने मात्र से अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट अवश्य करें, क्योंकि पाठ देने का उद्देश्य आपके ज्ञान की बढ़ोतरी करना है। और जब आप कमेंट करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, कारण हमको ये तो पता चले कि आपको सुन के किस तरह से लगा और क्या आपने इसको अपनी कुंडली में या कहीं पे किसी भी परिवार की, दोस्त की, कहीं पे अप्लाई करके इसका रिजल्ट निकाला कि कहां तक सही है। और अगर सही नहीं है तो फिर आप देखिए कि वहां पे कोई दृष्टि का पात हो रहा है, कोई युति है साथ में, किसी ग्रह की कोई दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, या अंशों के या नवमांश के हिसाब से कुछ अलग जगह में प्लेसमेंट है। ऐसी बहुत सी बातें जिसका फल हम लोग दशा, महादशा, वर्ग कुंडलियों के द्वारा पता कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका अध्ययन बहुत प्रगाढ़ होना पड़ेगा, पुस्तकों के द्वारा भी और अपनी ध्यान साधना के द्वारा भी। आशा है मित्रों, कोशिश यही है कि आपको वही शब्दों में बताने की कोशिश जारी है जिस शब्दों को हम और आप आसानी से समझ सकें। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।